अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं विवेकानंद एजुकेशन हब। दोस्तों, लोकतंत्र और उसके प्रकारों से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। हमने अपने पहले वीडियो में लोकतंत्र की अवधारणा और कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर जो लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं उनमें से एक संसदीय लोकतंत्र की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम कार्यपालिका तथा विधायिका के आधार पर लोकतंत्र का दूसरा प्रकार अर्थात अध्यक्षीय लोकतंत्र या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अध्यक्षीय लोकतंत्र के संबंध में सबसे पहली बात यही समझनी है कि अध्यक्षीय लोकतंत्र को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न अध्यक्षीय लोकतंत्र से आए या अध्यक्षीय शासन प्रणाली से, आपको दोनों को एक ही मानकर चलना है और वो वही विशेषताएं आपको लिखनी है जो मैं आज के वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए अध्यक्षीय लोकतंत्र की अवधारणा को समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, बल्कि या तो जनता सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति का चयन करती है या जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक गण, परंतु दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है। अब इस विशेषता को अमेरिकी उदाहरण से समझिए। तो चूंकि अमेरिका अध्यक्षीय लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण है, इसलिए वहां जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तब आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक गण या इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया जाता है, जिसमें 538 सदस्य होते हैं और निर्वाचक गण के इन 538 सदस्यों का चुनाव वहां की जनता करती है और फिर वे निर्वाचक गण के 538 सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि अध्यक्षीय लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में फिर अंतर क्या हुआ। भारत के संसदीय लोकतंत्र में भी तो यही होता है कि हम जिन विधायकों और सांसदों को चुनते हैं वो हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं, और अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र के अंतर्गत जनता जिस निर्वाचक गण के सदस्यों को चुन रही है वो अमेरिकी राष्ट्रपति को चुन रहा है। तो दोनों में अंतर क्या? तो दोस्तों, अंतर बहुत बड़ा है। दो अंतर है। सबसे पहला अंतर कि अमेरिका की जनता निर्वाचक गण के सदस्यों का चुनाव इसलिए करती है कि वे निर्वाचक गण अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कर सके। तो इस प्रकार निर्वाचक गण का चयन ही इसलिए किया जाता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को चुने। जबकि भारत में क्या होता है? तो भारत में हम अपने विधायकों और सांसदों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि चुनने का मुख्य उद्देश्य है कि वो हमारी विधायिका में बैठकर केंद्र और राज्य के स्तर पर हमारे लिए कानून बनाए। ठीक है। और दूसरा अंतर आपको याद रखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक गण के जो सदस्य होते हैं वो किसे राष्ट्रपति चुनेंगे, वो चुनाव लड़ते समय पहले ही इस बात की घोषणा कर देते हैं कि हम इस राष्ट्रपति को वोट करने वाले हैं। इसलिए जनता निर्वाचक गण के उस सदस्य बनने के उसी उम्मीदवार को अपना वोट देती है जो उनके पसंदीदा राष्ट्रपति को वोट करने वाला होता है। इस प्रकार इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति वहां की सर्वाधिक जनता की पसंद से चुना जाता है। जबकि भारत में क्या होता है? तो हमारे सांसद और विधायक किसे अपना राष्ट्रपति चुनेंगे ये हमें नहीं पता होता। इसी क्रम में अध्यक्षीय लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख नहीं होता, बल्कि वास्तविक प्रमुख भी होता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेता है और किसी अन्य की सलाह के अनुसार निर्णय लेने हेतु बाध्य नहीं होता। अब इस विशेषता को समझने के लिए भी आप तीन बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहली ये कि अध्यक्षीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति ही औपचारिक प्रमुख भी है और राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख भी है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में हमने क्या देखा था कि वहां पर दो प्रमुख होते हैं, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि राष्ट्रपति चूंकि वास्तविक प्रमुख होता है, इसलिए राज्य की ओर से कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते समस्त निर्णय वह स्वयं लेता है,
जबकि हमारे वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेता बल्कि निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका प्रमुख होता है, स्वयं निर्णय लेता है, इसीलिए वह किसी की भी सलाह के अनुसार कार्य करने तो बाध्य नहीं होता। जबकि संसदीय लोकतंत्र में आपने देखा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। अध्यक्षीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से ही अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी दृष्टि में विभाग या मंत्रालय संभालने के लिए सर्वाधिक योग्य हो। अब इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि अध्यक्षीय लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बेहतर रूप में अपनाया गया है। इसलिए वहां पर कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल पृथक पृथक होती है। और चूंकि कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल एक दूसरे से पृथक होती है, इसीलिए कार्यपालिका प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो विधायिका के ही सदस्यों में से किसी को मंत्री बनाए। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किसी को भी अपना मंत्री बना सकता है। बस उसे ये देखना है कि वो व्यक्ति उस संबंधित विभाग या मंत्रालय को संभालने के लिए योग्य है या नहीं। जबकि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, तो संसदीय व्यवस्था की पहली शर्त है कि वहां पर कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के भीतर से होता है। इसीलिए कार्यपालिका के सदस्य यानी मंत्रियों को विधायिका के सदस्य होना अनिवार्य है। अध्यक्षीय लोकतंत्र की अगली विशेषता यह है कि राष्ट्रपति विधानमंडल से एकदम पृथक होता है, अर्थात उसका अंग नहीं होता। इसलिए विधानमंडल सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति को हटा नहीं सकता। केवल विरलतम स्थितियों में ही विधानमंडल महाभियोग या इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है। अब इस विशेषता को समझने के लिए आप केवल 3 बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहली ये कि अध्यक्षीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति होता है वो विधायिका से बिल्कुल पृथक होता है, उसका अंग नहीं होता। जबकि संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो विधायिका का अंग होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि चूंकि राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता, इसीलिए विधानमंडल सामान्य स्थितियों में उसे नहीं हटा सकता। ठीक है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि मान लो कुछ विरलतम स्थितियां हो जिसके कारण राष्ट्रपति को हटाना जरूरी है, तब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। अब दोस्तों अध्यक्षीय लोकतंत्र की अंतिम विशेषता की बात करते हैं। चूंकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होते हैं, इसलिए कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती कि वे अपने विवेकानुसार विधानमंडल को भंग कर सके। अभी मैंने पिछले ही पॉइंट्स में आपको ये क्लियर किया कि अध्यक्षीय लोकतंत्र में चूंकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है और इसी कारण वहाँ कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहते हैं। तो आप शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को यहाँ भी अप्लाई करिए और समझने का प्रयास करिए कि चूंकि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो फिर यह स्वाभाविक है कि कार्यपालिका प्रमुख को यह शक्ति होगी ही नहीं कि वे विधायिका को भंग कर सके, विधानमंडल को भंग कर सके। जबकि आपने संसदीय लोकतंत्र में देखा है कि चूंकि कार्यपालिका की स्थापना वहां विधायिका के भीतर से ही होती है, इसलिए वहां कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को यह शक्ति बिल्कुल होती है कि वो विधायिका के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन अध्यक्षीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है। इस प्रकार आज का टॉपिक समाप्त होने के साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर निर्धारित लोकतंत्र के 2 प्रकार अर्थात संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र यहाँ समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।